हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज है 23 मई और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 23 मई से रिलेटेड ढेर सारे करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स या फिर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक तथा 3 और बैंकों पर जुर्माना लगाया है। देखो, आने वाला जो एग्ज़ाम है वो है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम, और गाइस उसमें आप लोगों को करंट अफेयर ज़रूर आएगा। प्री में नहीं आएगा लेकिन मेंस में ज़रूर आएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी करो। और गाइस जो बैंकों से रिलेटेड सवाल होते हैं, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड सवाल होते हैं, आरबीआई से रिलेटेड सवाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक और 3 और बैंकों पर जुर्माना लगाया है। वो कौन कौन सी बैंक हैं, उन पर जुर्माना क्यों लगाया गया और कितना जुर्माना लगाया गया, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो बैंक कौन सी है। इनकी 3 और 1 4 बैंक है टोटल मिलाकर। सिटी यूनियन बैंक है, तमिल मर्केटाइल बैंक है, नूतन नागरिक सहकारी बैंक है, ये अहमदाबाद की बैंक है, और डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पुणे की बैंक है। ठीक है, तो इन 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। अब ये क्यों लगाया गया और कितने कितने लगाया गया, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिटी यूनियन बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया, तो देखो इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। और क्यों लगाया गया, तो देखो आरबीआई के जितने भी निर्देश होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 में आया था, उसके अनुसार आरबीआई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस बनाता है जिनको सभी बैंकों को, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, सभी को वो गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं। और जो उन्हें नहीं मानते हैं, पहले आरबीआई उन्हें थोड़ी बहुत चेतावनी देती है, उन्हें छोटा मोटा मतलब बोला जाता है कि आप इन्हें ठीक कीजिए, लेकिन जब नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। अभी हुआ क्या, सिटी यूनियन जो बैंक है उस पर आरबीआई ने जो एमएसएमई के क्षेत्र में जो लोन देने का था, लोन देने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जो एजुकेशन लोन है उसके लिए, और जो साथ साथ एग्रीकल्चर लोन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो छूट दी जानी चाहिए वो छूट नहीं दी जानी थी। उसके जो जो नियम है उनका उल्लंघन किया जाता, और इसी चीज़ के लिए उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें तमिल मर्केटाइल बैंक पर, तो इस पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इनका जो साइबर सिक्योरिटी था ना, वो काफ़ी ज़्यादा वीक पाई गई। जो उसके जो एक तरीके से कह सकते हो कि आरबीआई के कुछ मैचेस होते हैं जिस पर मतलब टेस्ट किया जाता है कि आपकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, तो उन पर ये काफ़ी वीक रही, तो इसीलिए इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखो नूतन नागरिक सहकारी बैंक जी अहमदाबाद की बैंक है, और तो ये केवाईसी में धोखाधड़ी पाने के लिए इसके ऊपर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और साथ ही साथ डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्यवस्थायित मतलब जो एक तरीके से कह सकते हो आप लोग कि जो कंपनी मतलब एक तरीके से जब पैसा जमा करना और पैसा देना, उस चीज़ में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा पुअर पाई गई, तो इसीलिए इनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। देखो एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, आरबीआई के लिए सभी बैंकें बराबर होते हैं, वे चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो सभी बैंकों पर फॉलो होता है, जो 1949 में आया था। ठीक है, उसके अनुसार जितनी भी पॉलिसीज आरबीआई बनाती है, जितने भी रूल्स बनाती है, वो सभी लोगों को मतलब सभी बैंक्स को मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मेन मुद्दा ये था कि आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक तथा 3 और बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद रखिएगा। बाकी अगर हम आरबीआई के बारे में बात करें तो देखो, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर था तब उस समय पर कोलकाता बना था, और अब इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के जो इस समय के गवर्नर हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं, जो अभी हाल ही में मतलब थोड़े टाइम पहले बने हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, पिनरई विजयन ने दूसरी बार केरल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताइए होगा, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, और जिसमें केरल के चुनाव में विजयन यानी कि पिनरई विजयन केरल के राष्ट्रपति के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। पिनरई विजयन दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ समारोह जो हुआ वो त्रिवेंद्रपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुआ, जो कि केरल की कैपिटल है। ओके, और ये कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ वहाँ के जो, अब देखो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने, देखो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स की शपथ होती है वो गवर्नर दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पीएम की शपथ होती है
वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स की होती है वो गवर्नर दिलवाते हैं। और गवर्नर का कौन दिलवाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो, आरिफ मोहम्मद खान जो कि मतलब केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई है, ठीक है। और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। मतलब इससे पहले भी जब इलेक्शंस हुए थे तो यही उसमें मतलब 2018 में जब इलेक्शंस हुए थे तो ये पहली बार यहाँ के एक मुख्यमंत्री चुने गए थे, और अब ये दोबारा से इस जगह पर जीत गए। और इस बार काफ़ी अच्छी जीत हुई है, 140 में से 99 सीट्स पर इनकी जीत हासिल हुई है। ओके, कुछ पॉइंट्स बताए तुम आप लोगों को केरल से रिलेटेड जो रिसेंटली ही न्यूज़ में रहे हैं। तो केरल के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उसने एक मास वैक्सीनेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रशिंग द कर्व। देखो, केरल में कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, तो उसके लिए एक मास वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था क्रशिंग द कर्व, यानी कि कोरोना वायरस को मारना जिसे आप कह सकते हो। तो उसके लिए ये चीज़ की गई थी, और ये काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है केरल को। वहाँ पर अब केसेस काफ़ी मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि डिक्रीज लेवल पर जा रहे हैं, थोड़े से कम होते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है केरल के लिए। साथ साथ अगली एक और न्यूज़ थी कि सीनियर IAS ऑफिसर विश्वास मेहता को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला किसको अपॉइंट किया गया है, विश्वास मेहता। ये एक सीनियर IAS ऑफिसर है। तो कई बार ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी देखो, केरल के बारे में आप लोगों को पता ही है, CM तो अभी चुने गए हैं, P विजयन। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ साथ केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अमृत वहनी ऐप। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता होगा, इस समय कोरोना के काल में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं वो जब अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बुकिंग नहीं है, यहाँ पर बेड्स खाली नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। तो फिर उन्हें वहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा वक्त जाता है, और कई सारे सीरियस केसेस में इस तरीके से मरीजों की जान भी चली जाती है। तो इस चीज़ के लिए झारखंड की जो गवर्नमेंट ने ना, उन्होंने एक ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अमृत वहनी ऐप, जिसमें झारखंड के जो मतलब जितने भी लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हैं या किसी भी रोग से संक्रमित हैं, खास करके कोरोना संक्रमित हैं, वो लोग अपना एक बेड बुक कर सकते हैं। मतलब पता कर सकते हैं किस किस जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेड अवेलेबल हैं, और जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वहाँ से वो ये बेड बुक कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और ठीक है, ये किसने किया है, तो झारखंड के जो CM है हेमंत सोरेन, ये उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, मैं अमृत वहनी ऐप के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैंने आप लोगों को बताई है। वैसे ये राज्य सरकार ने संक्रमित लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने लिए या किसी और के लिए भी आप बेड बुक कर सकते हैं। और ये जो बेड है वो अगले 2 घंटे के लिए बुक रखा जाएगा, आपके लिए आरक्षित रखा जाएगा। मतलब कि आप 2 घंटे तक अपने मरीज को लेकर आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो ये बेड फिर से एम्प्टी यानी कि खाली दिखा दिया जाएगा, और किसी और को ये बुक मतलब कोई और इसको बुक कर सकता है फिर। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि झारखंड की गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो कहूँगा सबके सब राज्यों में ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे राज्यों में इस तरीके से ऐप भी लॉन्च किए गए हैं जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल है, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में कर्नाटक राज्य ने टॉप किया है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत के बारे में जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, आयुष्मान भारत क्या होता है पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, आयुष्मान भारत मोदी सरकार की एक योजना है जो कि एक इंश्योरेंस योजना है। कुल मिलाकर इंश्योरेंस किया जाता है लोगों का 5 लाख रुपए सालाना। 5 लाख रुपए सालाना आप लोगों को अपनी मतलब स्वास्थ्य और कल्याण का बीमा एक तरीके से किया गया है। और आपको कोई भी अगर बीमारी होती है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्चा, इलाज का खर्चा, साथ साथ दवा का खर्चा, आपके हॉस्पिटल में रहने का खर्चा, और हॉस्पिटल के बाद आपके घर पर दवाई और वहाँ पर रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सब 5 लाख के अंडर दिया जाएगा। और अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उसका भी खर्चा इसी में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब अगर आपका बिल 5 लाख रुपए तक बनता है तो वो भारत सरकार उठाएगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी।
आयुष्मान भारत, और बहुत सारे राज्यों में ये लागू हो चुका है। इनफैक्ट सभी राज्यों में लागू हो चुका है, कुछ राज्यों को छोड़कर, और जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर भी जल्दी लागू हो जाएगा। और इसके अनुसार देखो हर साल ना जो राज्य अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब केंद्र बनाते हैं, लोगों का बीमा करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। और इस साल की अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2020-21 की, ठीक है, तो इसमें कर्नाटक राज्य ने टॉप किया है। कर्नाटक राज्य ने 2263 केंद्र स्थापित किए पूरे साल में, ठीक है, और राज्य ने जहां पर 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। जो सॉरी यहाँ पर था क्या कि केंद्र ने लक्ष्य रखा था कि आपको 2263 केंद्र स्थापित करने हैं, वहीं जो कर्नाटक राज्य है उसने 3300 केंद्रों को स्थापित करके एक रिकॉर्ड बना दिया कह सकते हो आप, या फिर कहें कि इसमें रैंकिंग में टॉप कर लिया है, ठीक है। तो और जो स्कोर मिलता है वो 95 में से 90 का स्कोर मिला है, जिसके साथ साथ कर्नाटक इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, कैसे काम करती है, कैसे आप लोग अपना भी कार्ड मतलब इसमें बनवा सकते हो, और साथ ही साथ आप इसकी जो सुविधाएँ हैं उनका लाभ उठा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकी मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आखिरकार क्या होता है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक ने इसमें टॉप किया। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है बार्सिलोना महिला ने चेल्सी महिलाओं को हराकर जीती चैंपियंस लीग। देखो बार्सिलोना एक फुटबॉल क्लब है, जिससे आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, लियोनेल मेसी। ये लियोनेल मेसी भी बार्सिलोना के क्लब से खेलते हैं। वो पुरुष टीम से खेलते हैं, ये महिला टीम है। महिला टीम ने चेल्सी महिलाओं, ये भी एक फुटबॉल का लीग है, मतलब सॉरी क्लब है, जिनको हराकर महिलाओं की चैंपियंस लीग ट्रॉफी थी वो जीत ली है। और ऐसा करने वाली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बार्सिलोना की महिलाएं ये जीत गई हैं। ये पहली स्पेनिश टीम बन गई है। बार्सिलोना स्पेन का फुटबॉल क्लब है, और पहली बार स्पेनिश टीम है जो कि जीत गई है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। सिंपल सा है कि बार्सिलोना महिलाओं ने, तो आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस साल की जो फुटबॉल की महिला चैंपियंस लीग थी, ट्रॉफी थी, वो किसने जीती है? वो जीतनी है बार्सिलोना की महिलाओं की क्लब ने। बार्सिलोना कहाँ का है? ये स्पेन की है। इतना आप लोगों को याद रखना है। ज़्यादा आप लोगों को, इससे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है श्रीजेश बने FIH एथलीट समिति के सदस्य चुने गए। अब ये FIH क्या होता है और मतलब ये है कौन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। श्रीजेश, अगर आप लोग हॉकी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये भारतीय टीम के गोलकीपर हैं, और साथ ही साथ ये कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय टीम के। इन्होंने कई मतलब टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, पहले भारत के कप्तान के रूप में टीम को लीड किया है, ठीक है। 2017 से ये पैनल के सदस्य हैं, और एक बार फिर से इनको पैनल का सदस्य चुना गया है। FIH क्या होता है? FIH होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH, ये इसके सदस्य चुने गए। अब ये काम क्या करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि आखिरकार ये काम क्या करता है। देखो FIH एथलीट समिति के बारे में, FIH जो समिति होती है ना, इसमें कुछ वर्तमान खिलाड़ी चुने जाते हैं और कुछ पूर्व खिलाड़ी चुने जाते हैं जो कि रिटायर हो गए होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो अब इस समय पर जैसे नए अगर खिलाड़ी आ रहे हैं, या फिर खेल में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर बात की जा सके, या फिर मतलब खेल को किस तरीके से पूरी तरीके से पारदर्शित या डोपिंग फ्री जो चीज़ें होती हैं उस तरीके से बनाया जा सके, तो इस सब के बारे में बात की जाती है। उस चीज़ के लिए ये कमेटी है, जिसमें कि मतलब कई मतलब रोल होते हैं, कुछ सिफारिश समितियाँ होती हैं, सलाहकार पैनल होते हैं, अन्य निकाय होते हैं। तो इन सब में एथलीटों को शामिल किया जाता है ताकि उन सब की राय भी अहम हो सके, क्योंकि आखिरकार ये लोग खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, तो उन्हें खेल की ज़्यादा नॉलेज है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। FIH का स्थापना कहाँ हुई? 7 जनवरी 1929 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। और FIH के इस समय करंट में CEO कौन है? तो ये थेरी वेन है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो आप लोगों के लिए, चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से।
वर्तमान में देखो, ये तो मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो श्रीजेश हैं ये तो भूतपूर्व कप्तान है भारत के, लेकिन वर्तमान में भारत की हॉकी टीम के कप्तान कौन है ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। और देखो यार, लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। अगला है, आरबीआई ने फुल केवाईसी पीपीई की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। अभी आखिरकार चीज़ क्या है ये आप लोगों को बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ फुल केवाईसी और पीपीआई होता क्या है। देखो पीपीआई के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण केवाईसी और पीपीआई के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक कर दिया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपने से बहुत सारे लोग यूपीआई चलाते होंगे, फ़ोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, ठीक है, साथ ही साथ गूगल पे हुआ। तो ये सारे जो ऐप हैं इसमें यूपीआई चलता है, और यूपीआई में एक दिन की जो मैक्सिमम लिमिट है आपकी वो अभी तक थी 1 लाख रुपए की। आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 1 लाख रुपए आप किसी को भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो लेकिन अब जो आपकी सीमा है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि मतलब ट्रांजैक्शन आप आसानी से कर सको। ये आरबीआई का फैसला आया है। इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है, देखो सभी प्रीपेड भुगतान साधन, पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड भुगतान साधन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप लोग याद कर सकते हो, प्रीपेड परचेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें सभी की सभी मोबाइल वॉलेट ले सकते हैं आप, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। इन सब में आप लोगों की केवाईसी होती है, मतलब आप लोगों की जो बैंक डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें, ओटीपी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यानी कि इसकी केवाईसी हो चुकी है। फुल केवाईसी जैसे आप लोग बोल दिया ना, तो ये भी फुल केवाईसी होते हैं, ये केवाईसी हो चुकी होती है और उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। और ये अब 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन इसमें अलाउ कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यूपीआई आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा यूपीआई बेस्ट लगता है, मतलब आप कौन सा यूपीआई प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए, और आप लोगों को क्या लगता है, मतलब ये जो इनिशिएटिव अच्छा है या बुरा है, मतलब 1 लाख से 2 लाख तक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प होगी या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा अपने अपने राय। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने फिक्सल ईयर 21 के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष ट्रांसफर करने का फैसला किया है। अब देखो आखिरकार होता क्या है, देखो फिस्कल ईयर दिया हुआ FY21। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग होता है और आरबीआई का अलग होता है, दोनों का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नई ले लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, देखो GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 31 मार्च तक। और इतने टाइम में जो बजट वगैरह होता है गवर्नमेंट के, जितने भी काम होते हैं वो इस टाइम में होते हैं। और हर साल आप लोगों को पता होगा कि अगर नहीं पता तो 1 फरवरी को हमारे यहाँ बजट पेश किया जाता है, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए, यानी कि अब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पर बजट पेश कर दिया जाता है। पहले ये जो फरवरी का लास्ट भी डे होता था, मतलब कोई भी वर्किंग डे लास्ट वाला, उस पर पेश किया जाता। और अब ये 1 फ़रवरी हो या फिर फर्स्ट वर्किंग डे होता है फेब का, उसको ये पेश किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें देखो आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो ये 1 जुलाई से लेकर 31 जून होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताऊं, इस बार क्या हुआ है कि कोविड-19 जो जैसे देश में चल रहा है, तो उसकी वजह से जो आरबीआई है उसने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया है, और ये गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर पर ही कर दिया है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही कर दिया है। यानी कि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है वो 3 महीने पहले ही खत्म हो गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का फाइनेंशियल कितने महीने चला, सिर्फ 9 महीने चला। एक सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने चला है वो। तो 9 महीने में अब ये है क्या, देखो केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए। आप लोगों को अगर ना पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे पूरी तरीके से हैंडल करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जितना भी आरबीआई अर्न करती है पूरे साल में,
वो उसको आरबीआई को, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है यूज़ करने के लिए, ठीक है। और वही ये पैसा है 99,122 करोड़ रुपए, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा यूज़ करने के लिए। आरबीआई का ये 1 साल का पूरा प्रॉफिट है, तो ठीक है, ये प्रॉफिट का पार्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो आरबीआई का जो इस बार जो हमेशा से फाइनेंशियल ईयर होता था, वो इस बार चेंज कर दिया गया है। 1 जुलाई से 31 जून, सॉरी 31 जून नहीं होता, 30 जून होता है। 30 जून, गुस्सा क्यों होता है यार, ठीक है ना, गलती हो जाती है, ओके। 30 जून होता है ना, 30 जून है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक हमेशा होता था, लेकिन इस साल के लिए अभी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। अगले साल शायद ये चेंज हो जाए या फिर यही रहे, इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अगर आप लोगों से पूछे कि 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना है या आरबीआई का कितना है, तो आप लोग बताएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और साथ साथ राशि कितनी दी गई है, 99,122 करोड़ रुपए। तो ये आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो आप लोगों को याद रखनी होती हैं। बाकी आरबीआई के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी कि आरबीआई के जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और शुरुआत में जो इसका मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, जो बाद में कोलकाता हो गया, ठीक है। और इस समय जो गवर्नर है, जो कि 25वें गवर्नर है, वो है शक्तिकांत दास। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगला है, भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 6 विरासत और शामिल की गई हैं। देखो यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनेस्को, देखो, ये जितनी भी देशों में जो विरासत होती हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स कह लीजिए आप, या फिर कुछ ऐसी जगह जो कि प्रिविलेज की गई हैं लोगों द्वारा, कई सारे मंदिर कह सकते हो, या फिर मॉन्यूमेंट्स कह सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह जिनको लेकर मतलब जिनको रिजर्व करने की ज़रूरत है, जिनको बचाने की ज़रूरत है, जिनको मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं अपने में, तो उनको ना यूनेस्को जो है, ये एक संस्था है, वो उनको अपने जो लिस्ट है उसमें शामिल करती है, और फिर उनकी जो जिस तरीके से कह सकते हो उनको रेनोवेशन या फिर उनकी सुरक्षा, इस चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब भी अस्थायी सूची होती है, कुछ स्थायी सूची भी होती है, ठीक है। स्थायी सूची होती हैं जो कि परमानेंट है, जैसे आप लोग कह सकते हो भारत की बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ ताजमहल है, ठीक है, और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इंडिया की नहीं है, बाहर की स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये चीज़ें सब की सब यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर रखी हैं, वो स्थायी हैं। भारत की अभी कुछ चीज़ें हैं जो अस्थायी रूप से शामिल की गई हैं, हो सकता है बाद में इन्हें स्थायी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी इन्हें अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। और इस तरीके से अस्थायी सूचियों में भारत में मतलब अभी जो साइट्स हैं वो 48 मतलब साइट्स हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चला होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिन्होंने घोषणा की है कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है, ठीक है। इसके साथ ही अस्थायी सूची की संख्या 48 हो गई है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये कौन कौन सी हैं जो जोड़ी गई हैं। वैसे आप लोगों से एग्जाम में कई बार हो सकता है नाम पूछ ले, मतलब तो एक तरीके से इस तरीके से दे दिया जाएगा कि मतलब इनमें से कौन सी नहीं जोड़ी है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है इनमें से कौन सी जोड़ी आप लोगों को दिया जाएगा, तो आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, घबराइए मत। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, पर मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। पहला है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चौथा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, पांचवा है हायर बेंकल मेगाथेलिक साइट, छठवां है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लमेता घाट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो सारी साइट्स हैं, जो 6 साइट्स हैं जिनको कि ऐड किया गया है यूनेस्को के द्वारा, जैसा मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को दी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकंड ना, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को देखो ये करंट अफेयर्स पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया, आप लोग ऐसे ये डेली कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग आने वाली ढेर सारी जो वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना कर सकें। और आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे आप लोग किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ, आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल